बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मौसर बना सकें और ये दूर तक जा सके। पहली खबर की तरफ आते हैं। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि केपी हुकूमत जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करे फौरी तौर पर और एक जुडिशल कमीशन बनवा कर 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करवाई जाएं। जी हाँ, बहुत ही बड़ा, बोल्ड और रिक्वायर्ड, बिल्कुल इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये बिल्कुल चाहिए था ये करना। और ये एक बहुत ही बोल्ड और बेहतरीन फ़ैसला है इमरान खान का, जो उन्होंने केपी गवर्नमेंट को कहा है कि ऑफिशियली, आपको पता है कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जो सूबाई हुकूमत है वो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मुतल्लका हाई कोर्ट को रुजू कर सकती है। केपीके के अंदर जहां पर इल्ज़ामात लगाए गए कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई गई, हम नहीं, बाद में एमल वली खान ने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोगों ने ये काम किया, वो लोग भेजे गए और इल्ज़ाम लगा रहे थे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये काम उन्होंने करवाया था। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये हम नहीं कह रहे थे, ये एमल वली ने बाकायदा एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से ये मेंटेन कर रही है, इमरान खान पहले दिन से मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा कोई कारकुन, हमारी कोई लीडरशिप इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस नहीं है। हम रोकने वालों में से हैं, हम इंतशार फैलाने वालों में से नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब 9 मई से रिलेटेड 5 लोगों की ज़मानत का केस गया और वहाँ पर जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मज़हर, उन्होंने जब सबूत मांगे तो सबूत कोई नहीं था सवाए मुंह से निकलती हुई झाग के, और 5 लोगों को ज़मानत भी मिली। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप चाहते हैं कि एक हेड कांस्टेबल की गवाही पर हम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गद्दार भी और मुल्क दुश्मन भी करार दे दें, ये नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते, सबूत दीजिए। सीसीटीवी कैमरास मांगे गए, उसकी फुटेज भी कही गई कि ज़ाया हो गई है, वो भी नहीं दी गई। तो तमाम का तमाम बयानिया जो है वो बदकिस्मती के साथ एक ऐसे बयानिए के ऊपर बनाया गया है जिसके ना कोई सर है ना पैर है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला है इमरान खान का कि जुडिशल कमीशन बनवाया जाए, केपी गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी हो और कहे कि इन्वेस्टिगेशन करें। सबसे पहले केपीके के अंदर जो हमले हुए उसकी पूरी एक थारो इन्वेस्टिगेशन हो। जो कहा गया कि हमले हुए, जो लोग शहीद हुए उनका भी पूरा रिकॉर्ड सामने आए, किसने शहीद किए, कितने लोग शहीद हुए, वो सारी चीज़ें भी सामने आए और पता चले कि असल में 9 मई को हुआ क्या था, किसने किसके साथ क्या किया था। क्योंकि एक तरफ अगर ये कहा जाता है कि 9 मई हुआ तो दूसरी तरफ 25 के करीब लोग जानों से गए थे। वो कौन लोग थे ये पता करवाना बहुत ज़रूरी है। वो किन के लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोगों की जानें गई थी उस दिन। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार फैलाने वाली पार्टी थी तो फिर उसी को इतना नुकसान क्यों हुआ। तो ये तमाम सवालात हैं जिसके जवाबात ये जुडिशल कमीशन देगा। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो केपीके के अंदर है खैबर पख्तूनख्वा में, वो डेफिनेटली अब जाएगी, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। और आप देखेंगे कि जैसे ही रुजू करेंगे बहुत सारे लफाफा सहाफ़ी, पीडीएम की रजीम चीखें निकलना शुरू होंगी और फेयर इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ आपको आर्गूमेंट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। हालांकि ये तो सबसे पहले होना चाहिए था, 9 मई के वाक़े की 30 मई से पहले ही जुडिशल इंक्वायरी शुरू हो जानी चाहिए थी और विद इन अ मंथ इस इंसिडेंट के जुडिशल इंक्वायरी ख़त्म करके एक फेयर ट्रांसपेरेंट सबूतों के साथ तमाम पिक्चर जो है पूरी कौम के सामने रखनी चाहिए थी ताकि कौम फिर उस सच को ओन करती। बहरहाल ये अच्छा फ़ैसला है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर एक ऐसी खबर है जो पिछले 1-2 दिन से इंटरनेट के अंदर एक जीनत बनी हुई है, पहले भी बनती रही है। मारूफ क्रिकेटर आप सब जानते हैं अफरीदी साहब को। शाहिद अफरीदी एक पाकिस्तानी मारूफ क्रिकेटर हैं। अक्सर अपने बयानात की वजह से वो किसी न किसी तनाज़े का हिस्सा बने रहते हैं या किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने रहते हैं। अभी उन्होंने एक लेटेस्ट बयान दिया है और उस बयान को पहले आपको सुनवाते हैं और फिर बताते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हाहाकार क्यों मच गई, इस बयान के बाद इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर क्यों आ गया। ये ज़रा उनका बयान सुनिए और फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं। जो पकड़ दकड़ और नहीं, सबको साथ लेके चले हैं। जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डिसीजन लेने दें। इंस्टीट्यूट के हाथ में एनआरओ होनी चाहिए, वजीर आजम के हाथ में एनआरओ नहीं होती, तो इंस्टीट्यूट के हाथ में एनआरओ होती है, उनको जिम्मेदार।
जी, तो आपने बयान सुना कि अफरीदी साहब 3-4 फंडामेंटल चीज़ों की तरफ जो है उनमें रूगर्दानी कर रहे हैं, जो वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि एनआरओ का हक जो है वो इदारे के पास होना चाहिए, मतलब कि फ़ौज के पास होना चाहिए, मुल्क के वज़ीर आज़म के पास नहीं होना चाहिए। हालांकि इखलाकियात, कानून, मज़हब, हर चीज़ के एतबार से देखें तो ये ना किसी इदारे के पास होना चाहिए, ना किसी वज़ीर आज़म के पास। ये तो इंसाफ के तराजू में होना चाहिए, इंसाफ बरतना चाहिए और सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। क्यों किसी इदारे के पास एनआरओ देने का इख्तियार हो, क्यों किसी वज़ीर आज़म के पास हो, क्यों किसी एक अदालत के पास हो? तो पाकिस्तान के आइन के तहत जो चीज़ जैसे फिट बैठती है उसका उस तरीके से एहतसाब होना चाहिए, उसकी उस तरीके से जज़ा और सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अफरीदी साहब ने पहली दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। कभी वो शहबाज शरीफ के मंसूबों की आपको तारीफ़ें करते नज़र आएंगे, इमरान खान हुकूमत में होंगे तो उनकी तारीफ़ें करते नज़र आएंगे, फिर आप देखेंगे वो इमरान खान पे दबे अल्फाज में तनकीद करते हुए भी नज़र आएंगे, फिर ओपन अल्फाज में तारीफ़ करते भी नज़र आएंगे। तो एक बहुत ही कंफ्यूज्ड किस्म की उनकी पोजीशन रहती है और वो शायद थोड़े से, मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़ात का फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। अपनी ज़ात के लिए जो जो भी इंसानों की ज़रूरियात जुड़ी होती हैं, वो कारोबारी ज़रूरियात होती हैं, रुपए पैसे की ज़रूरियात होती हैं, बिज़नेस करने की ज़रूरियात होती हैं, प्लॉट ख़रीदने बेचने, फिर डिफरेंट जगहों के ऊपर ब्रांड एम्बेसडर बनने, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का हिस्सा बनने, डिफरेंट इदारों से बेनिफिट्स लेने, प्रिविलेजेस लेने, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे इंसानों की ख्वाहिशें हो सकती हैं, प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। लगता कुछ ऐसे है कि शायद अफरीदी भी अपनी उन्हीं ज़रूरतों के हाथों मजबूर हैं और इस तरह के अक्सर बयानात देते हैं जो पाकिस्तान की यंगर जनरेशन है, जो उनका जो एथिकल कॉम्पस है उसके ऊपर वो पूरे नहीं उतरते, और पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनके हिसाब से शाहिद अफरीदी जो है वो कंप्रोमाइज़ करते हैं जो एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं पब्लिक लाइफ के, पॉलिटिकल लाइफ के, सोशल लाइफ के, और वो चोरों को भी इंडोर्स करते नज़र आते हैं और ऐसी गुमगू की स्टेटमेंट्स देने की नज़र आते हैं जिसमें यह नज़र आता है कि वो सबकी तरफ से खेलते हैं। वो हक और सच की बात करने पर, मैं ये नहीं कह रहा वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें या फलां को करें, लेकिन कम अज़ कम चोर को चोर कहें और जो चोर नहीं है उसको कहें कि वो बेगुनाह है, लेकिन वो सभी के साथ ही मिलकर खेलने की कोशिश करते हैं। अच्छा तरीका है, अच्छे कारोबारी आदमी हैं वो, अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर उन्हें ये जो एक काइंड ऑफ यूथ की रिप्रेजेंटेशन करने का भी अगर टाइटल लेना है कंधे पे, तो फिर यूथ से क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ना है। तो पिछले चंद दिन से उनके ये जो बयानात थे वो कंट्रोवर्शियल हुए थे, जिस पर अब उन्हें वजाहत देनी पड़ी है। उन्होंने हाल ही में एक वजाहत दी है क्योंकि बहुत ही शदीद क्रिटिसिज्म उनके ऊपर सोशल मीडिया पर चल रहा था इसी बात का कि किस तरीके से वो चोरों को इंडोर्स कर सकते हैं। अच्छा जी, शौकत बसरा साहब के जब कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे जाली झूठे बहाने से, उस टाइम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका तफसीली फ़ैसला जारी किया है। इलेक्शन हुए आपको पता है कि महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है जी बहुत बुरा काम था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो तब दे दी थी शौकत बसरा को, लेकिन वो तफसीली फ़ैसला बहुत लेट आया। उस टाइम आता तो शायद उसमें से और लोगों को भी फ़ायदा होता। अब जब वो तमाम लूट मार हो गई तो अब कहा ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, किसी के कागजात छीने जाएँ, किसी के कागजात रिजेक्ट किए जाएँ। और ऐन जब ये तफसीली फ़ैसला आया, ऐन उस वक्त और भी बहुत सारे लोगों के ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, जैसा कि हमाद अज़हर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, मुनस अलाई के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, सनम जावेद के सैनेट में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, लेकिन फिर वो अदालत गई और अदालत ने अब इजाज़त दे दी है, उन्हें सैनेट का इलेक्शन लड़ने देने की इजाज़त हो गई है। अब उनकी वो जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की बात थी वो रिवर्स हो गई। मुनस अलाई गुजरात से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, ज़िमनी इलेक्शन उनके कागजात मुस्तरद कर दिए। लाहौर से हमाद अज़हर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। तो एक तरफ तफसीली फ़ैसले जारी हो रहे हैं, इतने लेट हो रहे हैं सब कुछ होने के बाद, दूसरी तरफ अभी भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की कुछ ज़मानतें हैं जो मंजूर हुई हैं और हमने आपको पहले ही बताया था कि उनको वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और कोशिश थी कि उन्हें इस तरह का एक क्यास खड़ा किया जाए जैसे उन्हें गिरफ़्तार करना। फिर उनका जवाब जो आया था वो भी आपको बताया था। अदालत से उन्होंने रिजू किया था, सेशन कोर्ट ने, पहले हाई कोर्ट ने पेशावर ने रोक दिया था उनकी गिरफ़्तारी से, अब इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने भी उनकी गिरफ़्तारी से रोक दिया है और उनके वारंट गिरफ़्तारी जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया है।
अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो थोड़ी सी एक तकलीफ दह खबर है, आपके लिए भी, हम हमारे लिए भी, सबके लिए भी। एक तरफ तो आपको बाजी मरियम ये कहते हुए सुनाई देती रही हैं कि जो हेल्थ कार्ड है वो नवाज शरीफ का मंसूबा है, ये आपने कई दफ़ा उनके मुंह से सुना। अब हम आपके सामने एक ख़त रख रहे हैं जो होली फैमिली हॉस्पिटल को इस हुकूमत ने खुद से लिखा है, और जिसमें ये कहा है कि हेल्थ कार्ड जो है वो बंद कर दिया गया है और इसके ऊपर मज़ीद लोगों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, ये बंद कर दिया गया। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने आते ही दोबारा से हेल्थ कार्ड शुरू किया है, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश करती हैं कि ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, और साथ ही इनकी अपनी हुकूमत उसी हेल्थ कार्ड को बंद कर रही है। लेटेस्ट जो ख़त है वो आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब में भी इसी तरह के कारनामे हैं, तो ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये प्रोजेक्ट अगर झूठ ही बोल दिया था कि ये हमारा है, तो इसमें तो लोगों का बहुत फ़ायदा है, डायलिसिस होते हैं लोगों के, हार्ट के मसले हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, तो इसमें तो बहुत फ़ायदा है लोगों का। आप इसको कम से कम होने दें इस काम को, ये कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन समझ नहीं आती कि हर जगह पर इन्होंने लोगों से बुरी फीडबैक क्यों लेनी है, हर जगह पर लोगों से बद्दुआ क्यों लेनी है। मतलब जहाँ पर मुमकिन हो कि आप इस काम से बच सकें, जहाँ पर ये मुमकिन हो कि आप अवामी नफ़रत से बच सकें, जहाँ पर मुमकिन हो कि आप आवाम से कुछ सताइश ले लें, इन्होंने पता नहीं इनके दिलों पर मोहर लग गई है, क्या हो गया। इनकी हत्तल वसा कोशिश है कि जहाँ मुमकिन हो वहाँ पर भी इन्होंने किसी किस्म का रिलीफ ना लेना है ना देना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात भी आप कह लें पूरे पाकिस्तान के लिए, स्पेशली गरीब के लिए, जिस तरीके से ये उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं और हर चीज़ उनसे बाकायदा वापस छीनने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा जी, डोनाल्ड लू की जो पेशी हुई, जिसके ऊपर बहुत लेदे हुई है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत हुई है, उस पर मैं आपको ये बता दूं कि अब मुखालफिन भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी डायस्पोरा की बहुत बड़ी कामयाबी है। नजम सेठी ने क्या कहा है, ये सुनिए। ये प्रेडिक्शन की थी कि इसमें से एक साइकोलॉजिकल सी चीज है कि पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने एक अच्छी पीआर कैंपेन चलाई, एक अच्छी लॉबिंग की और एक ये कांग्रेचुनल हियरिंग जो है इसको शेड्यूल करवा लिया। आई थिंक आई गिव फुल मार्क्स टू पीटीआई कि यहाँ तक तो वो पहुंच गए। आज तक ये भी कोई पाकिस्तानी लॉबिस्ट यहाँ तक किसी बात को नहीं ला सके। मुशर्रफ का जमाना भी गुजरा है और भी यहाँ डिक्टेटोरियल रिजीम्स आई हैं, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरीके के साथ मुतहद होके इतने तरीके के साथ उन्होंने एक लॉबी दी, अपना मुकदमा आलमी फोरम पर नहीं लड़ा। तो ये पहली दफा हुआ, सो इट्स सिग्निफिकेंट। जी, आपने सुना है कि नजम सेठी भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हो रहा है। ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हैं इस दफ़ा, और वो पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और जमहूरियत होनी चाहिए। और इस एक मौजू पर इकट्ठे होने की वजह से ये बहुत सारी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कामयाबियां आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जिनमें से एक कामयाबी ये भी है। और इसमें से क्या निकला इस टाइम, क्या नहीं निकला, इस चीज़ को एक मिनट के लिए छोड़ दें, लेकिन असल इसमें से बात यह है कि कम्युनिटी के अंदर एक तो शऊर आ गया, अवेयरनेस आ गई, और उनको ये पता चल गया कि अपने मामलात को किस तरीके से हाईलाइट करना है और किस तरीके से उनको सुनवाया जाना है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि राणा सनाउल्लाह ने एक दफ़ा फिर संगीन तरीन जो है वो बयान दे दिया है, और वो कहा है कि हम फंस गए हैं, निकलना मुश्किल है। इमरान खान ने पहले इनकार कर दिया था, चोरों से हाथ नहीं मिलाया था, और अब या वो रहेंगे या हम रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का ये फलसफा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर उसका बस चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर बाकियों का बस चला तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ये तो उसका बुनियादी थीसिस है, इससे तो उसने पीछे हटा ही नहीं। अब ये जो कजिया है, अब इससे और ज्यादा देर मुल्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो या इधर या उधर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। वो क्या हो सकता है फैसला, इधर या उधर? ये 6 माह बाद, साल बाद भी आप ये कहेंगे कि मैंने दुरुस्त कहा है। याद कीजिए, ये तमाम फस्तायत करने से पहले भी, आज से 1 साल पहले भी, राणा सनाउल्लाह ने आलमोस्ट इमरान खान को कत्ल करने की इसी तरीके से एक धमकी दी थी। याद कीजिए कि अब या हम नहीं रहेंगे या ये नहीं रहेंगे। उन्होंने दोबारा डबल डाउन किया है। हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने दोबारा से
यही बात की है कि या हम रहेंगे अब या ये रहेंगे, ये रह गए तो इन्होंने हमें नहीं छोड़ना, हम रह गए तो हमने इन्हें नहीं छोड़ना। मेरे ख्याल में ये कत्ल की धमकी है और कोर कमेटी में इस पर बात हुई है और मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनके ऊपर एक FIR दर्ज करनी चाहिए कि बेशक इनको गिरफ्तार ना करें लेकिन रिकॉर्ड पर लाने के लिए बेशक इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इन पर मुकदमा ज़रूर चलना चाहिए इसका। इनके ऊपर गिरफ्तार इनको बिल्कुल नहीं करें क्योंकि फिर ये मासूम बनने की कोशिश करेंगे। FIR हो ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने कि ये कत्ल की धमकियां बार बार इमरान खान को देते हैं और अगर कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदार होंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक FIR इनके ऊपर या एक इस्तगासा वहाँ की अदालत के अंदर ज़रूर फाइल होना चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट हो और ये आके अदालत जवाब दें कि ये बार बार कत्ल की धमकियाँ देने का इनका मकसद क्या है। अच्छा जी, आपके कमेंट्स शामिल करूंगा लेकिन उससे पहले अक्सर मैं कहता हूं पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे और जब तक आप झूठ बोलने वाले लौंडे लपाड़ों को इंडोर्स करेंगे तो पाकिस्तान में झूठ ही फैलेगा। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि अगर आपको लगता है हम भी सच नहीं बोलते तो आप हमें भी फॉलो ना करें। तो अक्सर मैं भूल जाता हूं, मुझे बिल्कुल आपको बताना चाहिए कि कौन कौन बंदा है जो बेहतर है जिसको आपको सुनना चाहिए। तो एक बहुत ही मायनाज शख्सियत पाकिस्तान की, मैं पहले उनका आपसे तारफ़ उस तरीके से नहीं करवा सका कि उनको भी आप सुने, आप सारे वैसे तो उन्हें जानते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब। मैंने मुश्किल, बुरे, अच्छे तमाम जो मैं ये कहूँगा वक्त थे, औकात थे, उनमें चौधरी साहब को देखा कि वो हमेशा सीधे रास्ते पर सही साइड पर खड़े होने की उन्होंने कोशिश की। अकले कुल और परफेक्ट कोई भी नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं, चौधरी साहब से भी हुई होंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज मैंने जब भी देखा तो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर उन्होंने सच बोलने की हमेशा कोशिश की। अगर बहुत मुश्किल था सच बोलना और बिल्कुल हालात पानी सर से ऊपर चला गया तो उन्होंने चुप रहना तो प्रेफर किया, झूठ कभी नहीं बोला आपसे और आपको गलत खबर नहीं दी। तो मैं आपको स्ट्रांगली इंडोर्स करूंगा कि चौधरी साहब कभी कभी अपना वीलॉग करते हैं सियासी लोग के नाम से और उसका लिंक जो है वो इस वीलॉग के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे उनके चैनल का। उनको सब्सक्राइब भी करें, उन्हें सुने भी क्योंकि वो सच की आवाज़ हैं। ऐसे लोगों की इंडोर्समेंट करना आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है ताकि ऐसी आवाज़ें फलें फूलें। जाने से पहले आपके सामने एक कमेंट रख दें। आपका कमेंट ये है जी कि उन्होंने बताया है कि मेडिकल कॉलेज में पहले साल के एग्ज़ाम नहीं होते, पहले 2 साल के एग्ज़ाम इकट्ठे होते हैं। और क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो बाजी का एग्ज़ाम जो वो फेल हुई थी फिजियोलॉजी में, वो पहले साल में हुई थी या दूसरे साल में, तो उन्होंने बताया कि पहले साल में होते नहीं, पहले और दूसरे साल के इकट्ठे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें फ़ेल हुई थी। शुक्रिया आपने ये करेक्शन कर दी क्योंकि मैं बड़ा ही परेशान था कि मेरी बाजी जो हैं वो जितनी लाइक हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो पहले साल से दूसरे में कैसे गई थी। क्योंकि अगर ये दूसरे साल में एग्ज़ाम होता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन इन प्लेस ये था कि फिर मेरी बाजी ने ये कारनामा कैसे अंजाम दे दिया, ये दुनिया कैसे बदल गई कि बाजी मेरी पहला साल पास करके दूसरे में चली गई। तो अब मुझे समझ आई, शुक्रिया कि आपने करेक्शन की कि वहाँ पर पहले साल के एग्ज़ाम ही नहीं होते, वो असल में दूसरे साल में ही होते हैं, पहले और दूसरे के इकट्ठे। तो आपका शुक्रिया कि आपने ये करेक्शन की। चलने से पहले जी हमने कल का वीलॉग जिसमें लौंडा लपाड़ा जी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रगेदा था बहुत, वो आपके सामने मामा मूदा के नाम से रखा था। आज हमने मासी मुखो के नाम से गरीदा फ़ारूकी साहबा का एक उनसे मुतल्लक वीलॉग आपके सामने रखा है। पंजाबी वीलॉग है, सुनिए, उसके अंदर कुछ और ख़बरें भी हैं, इंटरनेशनल ख़बरें भी रखी हैं ताकि हमारे गांव के अंदर रहने वाले लोगों को पंजाबी में ब्रेक डाउन करके मुश्किल ख़बरें समझाने की कोशिश करें, उनको पता चले कि उनके बारे में जो फ़ैसले लिए जाते हैं उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। इसी वीलॉग में हमने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, चाइना की, खित्ते की इन्वॉल्वमेंट, इस कॉम्प्लेक्स इशू को भी अपने गांव के लोगों के लिए डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।